प्रश्न पहला पूछा गया था, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु की प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण फैलता है? तो यहाँ पर बताना है भराव क्षेत्र से या खाद बनाने से या कृत्रिम खाद बनाना। तो किससे होगा? या डी दिया है भस्मीकरण। तो पहले का उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या चौथा, इससे फैलता है भस्मीकरण से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोग डैश का कारण होगा। तो यहाँ पर बताना है पुनर्वास या विस्थापन या प्रत्यावर्तन या पुनः विस्थापन। तो यहाँ पर दूसरे का सही उत्तर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर विस्थापन का कारण होगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए व्याख्या लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर विस्थापन की किसी व्यक्ति या लोगों का अपने घर या गृह क्षेत्र से दूर या अनैच्छिक या जबरदस्ती आंदोलन है। यह आमतौर पर प्रकृति में मजबूर है। इस प्रकार वह स्थान जो किसी दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में स्थानांतरण का कारण होगा। तो इसलिए वहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 दिया गया है, लिखा है टैपियोका का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। तो क्या बताना है आपको? तो टैपियोका का नाम मूली होगा या कप्पा होगा या अदरक होगा या शकरकंदी होगा? तो बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही उत्तर ऑप्शन संख्या 2 हो जाएगा। टैपियोका को कप्पा भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पर व्याख्या लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। टैपियोका को कसावा या यूका भी कहते हैं। तो जानते रहिए एग्जाम में यूका या कसावा के नाम से पूछा जाए या कप्पा, तो इसका नाम जो है एक ही है, तो इसको टैपियोका कहते हैं। कसावा को मलयालम में कप्पा या माराचेरी कहा जाता है। कहाँ पर? मलयालम में कप्पा या माराचेरी चेनी। यह स्प्रेज वर्ग का एक कंदयुक्त खाद्य पौधा है। इसकी खेती पूरे उष्णकटिबंध में की जाती है। इसकी कंदयुक्त जड़ों का प्रयोग सब्जियों, कसावा के आटे और यहाँ तक कि मादक पेय बनाने में के लिए भी किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, टैपियोका केरल राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। टैपियोका कहाँ की फसल है? तो याद रखिए ये भी पूछा जा सकता है, तो केरल का है। इस प्रकार टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो कप्पा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है, इसका आप लोग उत्तर करिए। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो हांगकांग के लोग कौन सा भोजन प्रिय है? तो ये बताना है यहाँ पर सोमजैन या लिंग हुफैन या माकू टोफू या सुशी। तो कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, लिंग हुफैन जो है हांगकांग के लोग खाते हैं, साथ में पकाया हुआ भोजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में कुछ लिखा गया है। लिंग हुफैन यह विभिन्न खाद्य के साथ एक नूडल सूप डिश है। क्या है? नूडल सूप डिश है लिंग हुफैन। इस व्यंजन को बनाने के लिए ज़्यादातर सांप के मांस का इस्तेमाल किया जाता है। यह हांगकांग में एक लोकप्रिय व्यंजन है। क्या है? लोकप्रिय व्यंजन है। कहाँ का? हांगकांग का, सांप का। यह मुख्य रूप से कैंटोनीज व्यंजनों से प्रेरित है। इस प्रकार लिंग हुफैन एक ऐसा व्यंजन है जो हांगकांग में रहने वाले लोगों द्वारा तैयार किया जाता है। तो पूछा जाए तो याद रखिए लिंग हुफैन कहाँ के लोग खाते हैं? तो सांप का बना भोजन होता है, ये हांगकांग के लोग खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है, पक्षी किस प्रकार की चोंच मांस काटने और खाने के काम आती है? तो आपको बताना है तिकोने आकार की चोंच या सीधी पतली चोंच या हुक जैसी चोंच या लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो वह जो है मांस खाने के लिए ये किसका होता है? तो हुक जैसी चोंच होती है, इसमें पक्षी पाया जाता है। तो ये चील, बाज, गिद्ध जो है इन लोगों का पक्षियों का मुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पर तिकोने आकार की यहाँ पक्षियों के कुछ बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तिकोने आकार की चोंच, यह एक छोटी और मजबूत चोंच होती है। अंतः शंक्वाकार आकार की होती है। किस आकार की होती है? शंक्वाकार। यह उन्हें खुले बीजों को तोड़ने की अनुमति देती है। गौरैया की ऐसी चोंच होती है, गौरैया की तिकोनी होती है। यहाँ पर सीधी पतली चोंच कैसी होती है? यह कीड़ों को खाने में मदद करती है। लकड़ी से कीड़े खोजने और खाने में मदद करती है। जैसे फटकोड़वा के पास चोंच कैसी होती है? तो सीधी होती है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर हुक जैसी चोंच किसकी होती है? यह मांस को फाड़ने और तोड़ने में मदद करती है। शिकारी पक्षियों चोंच ऐसी होती है। बाज के पास चोंच जो है हुक जैसी चोंच होती है। अब लंबी चोंच और पतली सुई जैसी चोंच, यह अमृत प्रभरण में ऐसी चोंच होती है। मरमर पक्षी की चोंच ऐसी होती है। किसकी पक्षी को लंबी पतली होती है? तो मरमर पक्षी की। इस प्रकार हुक जैसी चोंच मीट काटने को खाने के काम आती है, तो हुक जैसी चोंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 दिया गया है, आप लोग इसका उत्तर करिए। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ता के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा भोजन तैयार हो जाएगा? अंडे का सैंडविच या कस्टर्ड या डोसा या भेलपूरी। तो यहाँ पर 6 का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो 6 का जो है सही उत्तर ऑप्शन संख्या चौथा सही हो जाएगा। भेलपूरी जो है बहुत आसानी से बन जाएगा, बाकी इन सभी में ज़्यादा समय लग सकता है।
तो इस चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 बात करते हैं। 7 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, पट्टचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग हस्तशिल्प है? तो यहाँ पर बताना है आपको मध्य प्रदेश या उड़ीसा या गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा जो है। पट्टचित्र जो है क्षेत्र ये उड़ीसा का है हस्तशिल्प। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ लिखा गया है इसके बारे में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पट्टचित्र इस तरह से होता है, यहाँ पर नीचे चित्र बना है देख सकते हैं, ये उड़ीसा में चलता है। पट्टचित्र या पट्टचित्र भारत का एक अन्य पारंपरिक कला रूप पूर्वी भारतीय राज्यों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आधारित समकालीन कपड़ा आधारित स्क्रॉल चित्रकला के लिए एक सामान्य शब्द है। क्या है? एक समकालीन कपड़ा के लिए आधारित सामान्य शब्द है। पट्टचित्र नाम इस संस्कृत भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पट्टचित्र संस्कृत भाषा से लिया गया है। पट्ट जिसका अर्थ होता है कैनवास है और चित्र का अर्थ होता है छवि। चित्र मतलब छवि। इसलिए पट्टचित्र कैनवास पर प्रस्तुत एक चित्रकला है जो समृद्ध रंगीन प्रदर्शन कल्पनाशील रूपांकनों और डिजाइनों द्वारा चित्रित किया गया है और कार्नेडील विषयों का प्रतिनिधित्व करता है जो अक्सर चित्रण में पौराणिक होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है चित्रकला है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से होता है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? ब्रोकली, सोयाबीन या काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू या ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी या नींबू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या चौथा जो है। इसमें विटामिन सी तीनों में पाया जाता है, जबकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है और यहाँ सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ भी सोयाबीन, इसलिए यहाँ पर कट जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या चौथा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। विटामिन सी इसे स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह कोशिकाओं की रक्षा करने और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह कोशिका के ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली के समुचित कार्य में मदद करता है। इसलिए डॉक्टरों ने कोविड के दौरान विटामिन सी की सलाह दी थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए लिखा गया है, विटामिन सी युक्त प्रमुख खाद्य पदार्थ है। जिसमें किसमें विटामिन सी पाया जाता है ये याद रखिए, अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है ये जो आने वाला है, तो इसका याद रखिए। ब्रोकली में विटामिन सी पाया जाता है, संतरे, नींबू जैसे खट्टे फल में, स्ट्रॉबेरी है, कीवी फल है या शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च में भी एक सब्जी है, लेकिन यहाँ पर जानते रहिए इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। तो इस प्रकार ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? उड़ीसा, मिजोरम, बिहार या झारखंड? तो जो है झूम खेती जो है मिजोरम में की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए और कहाँ पे क्या स्थानांतरित कृषि के बारे में कुछ लिखा गया है। तो जैसे देखिए यहाँ पर झूम खेती कहाँ होती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में होती है, जो मिजोरम में होती है। वेवर और दहिरिया मध्य प्रदेश में होती है। दीपा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में होती है। जारा और एकारस दक्षिणी राज्य में होती है। बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। पोंडू आंध्र प्रदेश में। कुमारी केरल के पश्चिमी घाट में। कमान उड़ीसा। तो याद रखिए ये सब पूछा जा सकता है कि कहाँ पे कौन सी खेती होती है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर से बन जाता है, तो इसको याद रखिएगा, नोट करते भी चलिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। भारत में मनाए जाने वाले फसल कटने से संबंधित पर्व है। तो यहाँ पर आपको बताना है पोंगल, उगादि, बिहू। कहाँ पर पूछा जा रहा है? भारत में मनाए जाने वाले फसल कटने से संबंधित है। पोंगल, उगादि, बिहू और लोहड़ी। ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी। ओणम, पोंगल, उगादि, विशु। ओणम, बिहू, उगादि और विशु। तो 10 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा जो है ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। यहाँ पर देख सकते हैं संकल्पना दिया गया है, कुछ व्याख्या भी दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। हमारे देश में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। फसल किसानों के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। फसल कटने का अर्थ है फसल इकट्ठा करना होता है। पूछा जा सकता है फसल कटने का अर्थ क्या होता है? फसल इकट्ठा करना होता है। फसल उगाने वाले किसानों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लंबे समय की मेहनत के बाद फसल कटती है तो किसान जो है खुशी होती है। व्याख्या यहाँ पर लिखा गया है, दक्षिणी भारत में फसल कटाई के लिए मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार, जैसे ओणम कहाँ क्या है? तो ओणम यह केरल में मनाया जाता है। यह मानसून के मौसम में के अंत का जश्न मनाने के लिए है। यह फसल का स्वागत करता है। पोंगल कहाँ पर होता है? पोंगल यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह फसल उनके योगदान के लिए सूर्य और प्रकृति का धन्यवाद है। उगादि कहाँ होता है? तो उगादि कर्नाटक में मनाया जाता है।
यह वसंत की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए है, यह फसल का जश्न मनाने के लिए है। विशु, विशु कहाँ मनाया जाता है? तो विशु जो है केरल में मनाया जाता है, में बसंत का त्यौहार है। इसे दक्षिण में नया साल कहते हैं, दक्षिण में इसे नया साल कहते हैं विशु को। बिहू कहाँ पर होता है? बिहू जो है असम में मनाया जाता है, यह बसंत ऋतु का स्वागत करना है। लोहड़ी, लोहड़ी जो है कहाँ मनाया जाता है? लोहड़ी यह पंजाब में मनाया जाता है, यह जनवरी माह में मनाया जाता है। इस प्रकार ओणम, पोंगल, उगादि और विशु दक्षिण भारत के फसल उत्सव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया है। देखिए, वर्ली जनजाति कला के सुप्रसिद्ध जो कि डैश बनती है, तो यहाँ पर बताना है आपको वर्ली जनजाति और वर्ली घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी और पत्थरों से। तो यहाँ पर 11 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा, गाय के गोबर और मिट्टी से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है वर्ली पेंटिंग किस प्रकार होता है? तो वर्ली पेंटिंग इस प्रकार होता है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं वर्ली पेंटिंग के बारे में। वर्ली आदिवासी अपने घर की दीवारों और उनके जीवन की अन्य नियमित गतिविधियों को दर्शाते हुए चित्रों से सजाते हैं। ये प्राथमिक चित्रभित्त बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों के समुच्चय का उपयोग करती हैं। एक वृत्त, एक त्रिकोण और एक वर्ग। वे द्रव्य रंग के लिए गाय के गोबर, मिट्टी, लाल ईंटों और सफ़ेद आटे के पेस्ट का उपयोग करते हैं। ये आकृतियों प्रकृति के विभिन्न तत्वों का प्रतीक, वृत्त और त्रिभुज प्रकृति के उनके अवलोकन से आते हैं। वृत्तांत सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि त्रिभुज पहाड़ों और शंक्वाकार पेड़ों से दर्शाता है। बात करते हैं आगे। इसके विपरीत वर्ग एक मानव आविष्कार के रूप में प्रस्तुत करता है, जो एक पवित्र पहाड़े या भूमि का एक टुकड़ा दर्शाता है। अब वर्ली जनजाति के बारे में जानते हैं। वर्ली जनजाति के लोग कुछ इस प्रकार रहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कच्चे मिट्टी के घर और छप्पर से बना है ये। यहाँ गोबर का उपयोग किया जाता होगा। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ली जनजाति के बारे में। वर्ली पश्चिमी भारत का एक स्वदेशी जनजाति है, जो महाराष्ट्र, गुजरात सीमा और आसपास के क्षेत्रों में पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात के पास पहाड़ी क्षेत्रों के तटी में रहते हैं। आधुनिक समय में वर्ली आदिवासी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? महाराष्ट्र के ठाणे जिले में। वर्ली आदिवासी की अपनी जीववादी मान्यताएं, जीवन रीति रिवाज और परंपराएं हैं। वारली मराठी से कुछ हद तक प्रभाव के साथ कोंकणी के रूप में वर्गीकृत वर्ली भाषा बोलते हैं। महाराष्ट्र पर्वतीय भूभाग और कर्नाटक कोली, बीड्स और कई अन्य लोगों के घर थे। महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियां वारली, खोंड, भेना, कटरी, भुंजिया, राठवा, धोड़िया है। देख लीजिए इस तरह से है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 दिया गया है। भारत के किन राज्य समूहों से कर्क रेखा गुजरती है? आपको बताना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दूसरा। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, इसलिए ऑप्शन कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। आंध्र प्रदेश से जो दक्षिणी में पड़ जाता है, यहाँ भी कट जाएगा। मित्र पर गमछा झार, ये एक ट्रिक होता है, आप लोग को देख सकते हैं। यहाँ पर कर्क रेखा के बारे में लिखा गया है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा पूछा जा सकता है तो कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है, जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में झुकी हुई है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में झुकी होकर गुजरती है। ऐसे 17 देश से ताइवान सहित जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो पूछा जा सकता है कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, 17 देश से होकर गुजरती है। ये पूछा जा सकता है कभी भी किसी एग्जाम में, तो याद रखिए किस किस देश से यहाँ पर लिखा है, याद रख लीजिए। उत्तरी अमेरिका, बहामास महाद्वीप, मैक्सिको, अफ्रीका, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, एशिया, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ये 17 देशों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। जलीय निकाय, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। जलीय के बारे में पूछे तो यहाँ पर जो है हिंद महासागर से होकर गुजरती है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान, जलडमरू, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी। तो जो है ये इतने जलीय मार्ग से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर कर्क रेखा और कर्क रेखा में जो है भारत किन राज्यों से गुजरता है? मित्र पर गमछा झार, ये जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है, तो इसको याद रख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, लोहगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, चंपाई। यहाँ पर देख सकते हैं भी भारत के नक्शा में आप लोग किस तरह से कर्क रेखा होकर गुजरी है। यहाँ पर गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान यहाँ पर थोड़ा सा आ जा रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम, इस 7 राज्यों से होकर गुजर रही है, 8 राज्यों से होकर गुजर रही है कर्क रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। अजय भोपाल में है। अजय कहाँ पर है? भोपाल में है और उसे गंगटोक और पांडुचेरी
के सम्मेलन में उपस्थित रहना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गंगटोक और पांडुचेरी की स्थिति क्या है, दिशा संबंधित प्रश्न है। आप लोग को यहाँ पर उत्तर बताना है कौन सा होगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक जो है जहाँ पर रहे वहाँ पर एक नक्शा बना लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है और यहाँ पर वेस्ट होता है। अब इस साइड जो है नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और इस साइड जो है नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, इधर इस साउथ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। अब आपको बताना है यहाँ से कौन सा स्थिति होगा। तो जो है यहाँ सेंटर मान लेते हैं, सेंटर मान लेंगे जब यहाँ से, तो यहाँ से आपको पूछा है पांडुचेरी। पांडुचेरी क्या है, तो पांडुचेरी जो है ये तमिलनाडु का कैपिटल है, मतलब राजधानी है। तो ये आपको राजधानी याद होना होगा तभी आप वहाँ पर कर पाएंगे जो है एग्जाम में। तो पांडुचेरी जो है ये तमिलनाडु का जो है राजधानी है। तो तमिलनाडु कहाँ पर होता है, भारत के नक्शा में देखा जाए तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तमिलनाडु जो है और यहाँ पांडुचेरी हो जाएगा। और गंगटोक जो है क्या है, तो गंगटोक जो है सिक्किम, तो ये जो है सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से जब खड़े होंगे तो नॉर्थ यानी उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पूर्व। जब आपको राजधानी याद होगा तभी आप लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो यह आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो सभी राजधानी का नाम पता हो दिशा संबंधित प्रश्न करने के लिए, तो आप लोग का नंबर यहाँ से बन जाएगा। तो जैसे सिक्किम का राजधानी गंगटोक और यहाँ पर तमिलनाडु का क्या है पांडुचेरी, तो यहाँ से जब खड़े होकर देखेंगे तो ये साउथ ईस्ट आ रहा है और ये नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या कौन सा बन रहा है, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर तीसरा बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 का। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से व्याख्या लिखा गया है। ये है, देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर सेंटर माना है और यहाँ से देखिए सिक्किम कहाँ पर है, इस साइड है, ये साउथ नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर तीसरा हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं फिगर में। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आपको याद करने के लिए। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल देश एक मध्य स्थित है, गंगटोक सिक्किम उत्तर पूर्व है, पांडुचेरी दक्षिण पूर्व में है, इसलिए गंगटोक और पांडुचेरी उत्तर स्थान से पूर्व दक्षिण पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं। 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में भारत में आता है। तो आपको बताना है सीख पर बत्तख या पिंटेल डक या छोटे मत्स्य कुरकुरी या आंसप्रे या हंसावर फ्लेमिंगो, या चौथा दिया गया है छोटी जलरंक स्वीट। तो यहाँ पर 14 नंबर का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, आपको बताना है। 14 नंबर का ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा, चौथा छोटी जलरंक स्वीट। तो चलिए बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। यहाँ पर लिखा है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, प्रवासी पक्षी जलरंक वजन कितना होता है, 15 ग्राम होता है, जितना कम आर्कटिक क्षेत्र से भारत पहुंचने के लिए 8000 किलोमीटर, कितना 8000 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। यह पक्षियों के बीच प्रवास आम है। तो पक्षी भोजन, आश्रय और प्रजनन की तलाश में प्रवास करते हैं, इसलिए भोजन और आश्रय और प्रजनन के तलाश में ही प्रवास करते हैं। प्रवासी पक्षी उदाहरणों में शामिल फ्लेमिंगो, कोयल, ब्लैक क्राउन, नाइट हेरॉन, एशियन कोयल। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर लिखा गया है कुछ पक्षी जैसे सीख पर बत्तख, कल्यूर्ज, हंसवार, मत्स्य कुररी और छोटी जलरंक प्रत्येक वर्ष सर्दियों के मौसम में हमारे देश में प्रवास करते हैं। आर्कटिक टिन में किसी भी पक्षी की सबसे लंबी प्रवास यात्रा होती है और अपने आर्कटिक प्रजनन के मैदानों से आर्कटिक उड़ता है और प्रत्येक वर्ष कम से कम 19,000 किलोमीटर, प्रत्येक वर्ष की बात किया गया, प्रत्येक वर्ष 19,000 किलोमीटर यानी 12,000 मील की दूरी वापस लौटता है, जिससे इससे प्रत्येक वर्ष 2 ग्रीष्म काल मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 2 ग्रीष्म काल मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 नंबर दिया गया है। रॉली ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। इटली से भारत की योजना बनाई, उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ यानी पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को संरक्षित रखने और भारत में लाने का उत्तम है। तो आपको बताना है डिब्बाबंद या निर्जलीकरण या लवणन या साल्टिंग।
या निर्वात पैकिंग, तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या जो है चौथा, निर्वात पेंटिंग के माध्यम से जो है संरक्षित किया जाता है पनीर को लाने में। अब बात करते हैं यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कैसे शिक्षण करेगी? आपको बताना है। 4 दिया गया है ABCD, इसमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। आवाज़ में संदेश साझा करके, या ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, या सहपाठी द्वारा व्याख्या, या मूर्त अनुभवों का उपयोग करके। तो यहाँ पर जो है 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। ये करेंगे नहीं, मूर्त जो है दिखाकर करेंगे नहीं जब दृष्टिबाधित बच्चा है यानी, तो उसके ये तीनों सही है, ये सही है, ABC सही है, बाकी D जो है गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या पहले में बन जा रहा है, ABC सही है, बाकी इसमें नहीं दिया गया है, ऑप्शन संख्या पहला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD, आपको बताना है। यहाँ पर ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, या उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और PPT से जोड़ना, या अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो इसमें बताना है AB सही है, ABC सही है, या AB सही है, या ACD सही है, या केवल C सही है। तो जो है 17 नंबर का ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ACD सही है, जो है B नहीं सही है। यहाँ पर केवल ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके नहीं होगा। तो यहाँ पर 17 नंबर का ऑप्शन संख्या जो है C तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18। 18 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सेवापूर्व शिक्षक और अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? आपको बताना है, रचनात्मक आकलन उपकरणों का, या योगात्मक आकलन उपकरणों का, या स्व आकलन उपकरणों का, या रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों का। तो जो है 18 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, स्व आकलन उपकरणों का उपयोग करके करेंगे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, एक EVS अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? ए पहला दिया गया है चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, B दिया गया है बीज को गमलों में लगाना, C दिया गया है मूंग को में अंकुरित निकलते हुए देखना, या वीडियो क्लिप देखना। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 19 का ऑप्शन संख्या जो है तीसरा सही हो जाएगा, मूंग को अंकुरित को निकलते हुए देखना। बच्चा देखेगा जो है ऑब्जर्व करके, तो वहाँ पर ज़्यादा उसको सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये सब इसके अपेक्षा कम ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 बात करते हैं। 20 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया है, एक EVS की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्य को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वे उस भोजन अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। यहाँ पर छात्रों का घर में व्यस्त रखना, या छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त की कगार पर हैं, या पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। चौथा दिया गया है जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? 20 नंबर का क्वेश्चन संख्या का ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। कहेंगे कि पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों की अवलोकन करो और कौशल का विकास करना। तो जो है अवलोकन करके देखेगा बच्चा तो ज़्यादा सीखेगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दिया गया है यहाँ पर, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृति के बावजूद कुछ उत्सव आम है पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है? पहला ABCD दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, विभिन्न संस्कृतियों में एकता, या उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं। चौथा दिया गया उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है ऑप्शन संख्या पहला सही हो जाएगा। ABCD चारों सही है। हमारे जीवन में उत्सवों का मूल्य होगा, विभिन्न संस्कृतियों में एकता होगा, उत्सवों में सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता, सही है। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन संख्या पहला सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण के तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उच्चतम रणनीति कौन सी होगी बताना है आपको। अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उपयोग करना, या भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुत करना और छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना,
अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। तो जो है ईवीएस में जो है माना जाता है बच्चों को भ्रमण द्वारा जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा, सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को जो है भ्रमण के माध्यम से ही सिखाना चाहिए और अवलोकन करना चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन संख्या चौथा, ये 4 नंबर में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 दिया गया है। एक ईवीएस या अपनी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के पाठ्य के एक पाठ कक्षा 2 यानी सेकेंड फुलवारी को पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह कौन निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर रही है? आपको बताना है, ABCD दिया गया, इसमें से कौन सा सही है? भारत का मानचित्र या मधुबनी चित्रकला या विभिन्न स्थानीय फूल या कार्यपत्रक। तो यहाँ पर 23 नंबर का ऑप्शन संख्या जो है पहला सही हो जाएगा, ABCD चारों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रभावकारी है? पहला बताना है वाद विवाद, दूसरा दिया गया समाचार पत्र और क्लिपिंग दिखाना, या तीसरा दिया गया पोस्टर प्रस्तुति, चौथा दिया गया है नारे लिखना। तो यहाँ पर 24 का ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा, ये समाचार पत्र और क्लिपिंग दिखाना, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। व्यवसाय में रूढ़वादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है? तो यहाँ पर ये बताना है सामाजिक मीडिया या नुक्कड़ नाटक या समाचार पत्र या रेडियो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नुक्कड़ नाटक। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। पर्यावरण डैश अधिगम, पर्यावरण डैश अधिगम, पर्यावरण डैश अधिगम। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है आपको भरना होगा। यहाँ पर कौन सा सही उत्तर बैठ रहा है देख सकते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है के लिए, के पहला लिखा गया है के साथ, के लिए से, ये तीनों में से आपको बैठाना है, या के बारे में, या के माध्यम से, या के लिए। तीसरा दिया गया है मध्य, के लिए, के साथ, के लिए, मध्य से। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? 26 का ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा, के बारे में, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के माध्यम से, पर्यावरण के लिए। तो ये ऑप्शन संख्या जो है दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 दिया गया है। अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब और पौधे को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधे को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, देखिए ABCD, इसमें से कौन सा सही आपको बताना है। ए दिया गया है प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासुकता, या तीसरा सी दिया गया है प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, चौथा दिया गया है डी फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो यहाँ पर ए दिया गया है सी केवल सही होगा, या AB सही होगा, या CD सही होगा, या केवल ए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है ऑप्शन संख्या जो है दूसरा सही हो जाएगा, AB केवल सही है, बाकी ये दोनों CD गलत है। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कुछ व्याख्या लिखा गया है। अवलोकनात्मक अधिगम दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया है। अवलोकनात्मक अधिगम का महत्व व्यक्तियों की मदद करने में निहित है। बच्चों के व्यवहार को देखकर नई प्रतिक्रियाएं प्राप्त करते हैं। इस गतिविधि द्वारा निम्नलिखित कौशल विकसित होंगे। आंकड़ों में दर्ज करने का कौशल, प्रेक्षणों को संग्रहित करना एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कौशल है जो बच्चों को यह जानने की अनुमति देता है कि उन्होंने क्या सुना, क्या देखा, प्रश्न किया या खोजा। अगला दिया गया है पॉइंट, छात्रों में जिज्ञासा। यह गतिविधि अध्यापक को जिज्ञासा विकसित करने में मदद करेगी क्योंकि इससे अधिगम के नए अवसर मिल सकते हैं। जिज्ञासु मस्तिष्क में अधिगम की तीव्र इच्छा होती है जो वे अक्सर प्रश्न पूछकर करते हैं। उनका उद्देश्य उन सभी संभावनाओं की जांच करना है जो एक ही अवधारणा से उत्पन्न हो सकती है। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 नंबर दिया गया है। ट्रैफिक स्थल पर चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा सही है। ए दिया गया है आयु की ध्वनि प्रदूषण, अनवीकरण संसाधनों की साझेदारी में उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, या फिर सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो यहाँ पर 28 का सही उत्तर कौन सा होगा आपको बताना है। ABCD ये चारों सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। एक शिक्षिका अपने छात्र को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों व परों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ABCD दिया गया है।
छात्रों की सृजनात्मकता में वृद्धि करना या स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, या सी दिया गया है स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, डी दिया गया है यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये चारों जो है सही हो जाएगा ABCD यहाँ पर, इसलिए 29 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बात करते हैं। 30 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के अवलोकन आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े का इकट्ठा कर सकता है। तो यहाँ पर बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए, उपाख्यानात्मक अभिलेख या पेपर पेंसिल परीक्षण या प्रपत्र कार्यपत्रक, या चौथा दिया गया है क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल। तो यहाँ पर 30 का सही उत्तर जो है पहला हो जाएगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख। तो ये थे आज के 30 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले अगर अच्छा लगा हो तो सेशन लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।